मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता डायट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के गणित विषय के रिवीजन पर इसके पहले 2 वीडियो मैंने पोस्ट किए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और आपके कमेंट्स से ऐसा लगता है कि आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन सही प्लेटफार्म न मिल पाने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। और हमारे जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर बाद में जुड़े हैं, उनकी सुविधा के लिए इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूं। इसके अलावा प्ले लिस्ट पर भी आप खोज सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के सारे वीडियो को मैंने एक जगह कर दिए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो 2 वीडियो आए थे उसमें मैंने बताया था कि चूंकि सिलेबस लंबा है, इसलिए पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में रिवीजन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए थोड़े थोड़े 4-4, 5-5 चैप्टर्स को हम एक वीडियो बना के और रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और उस पर अभ्यास प्रश्न भी हल कर रहे हैं। तो आज के इस तीसरे वीडियो में ये इतने चैप्टर्स पे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। इन चैनल पर बने रहिएगा। हम लोग अगले सेमेस्टर में भी मिलेंगे और हर हफ्ते 2-2, 3-3 वीडियो में डालता रहता हूं। तो आइए सबसे पहले परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में परिमाप नहीं है सीधे सीधे, लेकिन क्षेत्रफल चूंकि है और सवाल जो आते हैं वो मिले जुले रहते हैं, इसलिए परिमाप को और क्षेत्रफल को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। उसमें भी हमें वर्ग, आयत और त्रिभुज ही केवल पढ़ने हैं। सबसे पहले परिमाप समझते हैं। ये वर्ग है। वर्ग की आकृति जो है ऐसे बनती है जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। ये जो काला वाला है बाउंड्री है, इसे भुजा कहते हैं और ए से जनरली प्रदर्शित करते हैं। परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे की माप। ये किनारा किनारा जो है ना, जैसे कि खेत है, ये खेत मान लीजिए, तो खेत के किनारे किनारे मेड़ होती है। मेड़ की लंबाई कितनी है उसे ही परिमाप कहा जाता है। या कोई ऐसे बागीचा हो और उसमें दीवार बनी हुई है चारों तरफ, या कटीला तार लगाया गया हो, ये सब परिमाप कहलाते हैं। जैसे मेरे पास कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने टीएलएम दिया है, उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो है ये वर्गाकार आकृति है। हरा वाला पोर्शन और ये काले वाले पोर्शन को देखिए, किनारे किनारे काले काली बाउंड्री है। ये काली वाली बाउंड्री की जो भी लंबाई होगी उसे ही परिमाप कहते हैं। और ये जो पूरा हरा वाला और प्लस ये काला वाला किनारे वाला सब मिला के कितना जगह घेरे है, इसे ही बोलते हैं क्षेत्रफल। तो उम्मीद है आपको परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए, इस तरह की आकृति को, ये जो है इसे आयत बोलते हैं। क्यों, इसमें क्या फर्क पड़ गया? ये देखिए थोड़ा लंबा हो गया, ये वाला थोड़ा सा छोटा हो गया। ये लंबाई कहलाएगी, ये चौड़ाई कहलाएगी। ये काली वाली बाउंड्री की टोटल लंबाई जो है ये परिमाप कहलाएगा। और ये कितना क्षेत्रफल घिरा, कितना फैला हुआ है, इसे क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक इसी तरह त्रिभुज है मेरे पास। त्रिभुज को देखिए, हमारे स्टूडेंट्स बड़े ही मन से दिया था कि सर जी पढ़ाइएगा इसी से। ये देखिए काली वाली जो लकीर है, इन्हें हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो कुछ आए वही त्रिभुज का परिमाप होगा। और ये पूरा का पूरा कितना जगह फैला हुआ है, कितना, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा? इधर से नापें, ये पी माने पेरीमीटर ए, फिर यहाँ से नाप के ले गए ए, इधर से नापे ए, फिर इधर से आए नापते हुए, माने सबकी लंबाई बराबर बराबर है, ए सेंटीमीटर है। तो इतना लंबा करने से बजाय एक ही बार ए नाप दें, उसमें 4 का गुणा कर दें। ये वर्ग के परिमाप का सूत्र हो गया। सवाल हो कि एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। परिमाप क्या हो जाएगा? 4 × 9 बराबर 36 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। हम लोग आयत का परिमाप समझ लेते हैं। आयत में लंबाई L है, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं।
परिमाप निकालना होगा तो क्या करते, यहाँ से चलते इधर L जोड़ते एक बार, फिर यहाँ से B जोड़ते, लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ से आइए फिर L जोड़ते और फिर इधर से आते भी। ये किनारे किनारे की बाउंड्री, किनारा बस जोड़ना है। देख लीजिए परिमाप, यहाँ पे समझा देते हैं। परि का मतलब होता है किनारे किनारे, और माप माने जानते ही हैं नापना, किनारे किनारे की को नाप लीजिए। इसका 2 बार L है। ये सब करने के बाद, कॉमन उमन लेने के बाद, फार्मूला आयत का परिमाप का ये आ जाता है। त्रिभुज का परिमाप 3 भुजाएं हैं तो तीनों को जोड़ लेंगे। इसकी भुजा, इस भुजा की लंबाई A हो, इसकी B हो, इसकी C हो, तो इसका परिमाप क्या होगा, A + B + C। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का हो, ये 5 सेंटीमीटर का हो और ये 8 सेंटीमीटर का हो। परिमाप निकालना हो तो 5 + 4 + 8, बस भुजाओं को जोड़ देना है। 5 × 4 = 8, 17 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल देखते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। वर्ग की भुजा यदि A सेंटीमीटर हो, चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, 2 बार गुणा कर देते हैं, A सेंटीमीटर गुणे A सेंटीमीटर। A का A में गुणा होगा तो A², और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी गुणा होता है तो सेंटीमीटर² हो जाता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होगा, सेंटीमीटर², वर्ग मीटर², जैसा भी हो। और पेरीमीटर यानी परिमाप को आपने देखा था कि उसका मात्रक केवल सेंटीमीटर होता है, क्योंकि वहाँ गुणा नहीं किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण आए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर हो, तो क्या करेंगे, केवल 9 का वर्ग कर देना है। A = 9 का वर्ग, और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 × 9 = 81 सेंटीमीटर²। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए ये आयत का चित्र हुआ, थोड़ा सा देखिएगा, सीधा नहीं बन पाया है। इसमें लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक विद्यालय के मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, तो मैदान का परिमाप निकालिए। परिमाप का सूत्र अभी हमने पढ़ा है, P = 2L + B, यानी 2 और 60 + 50, कुल टोटल हो यहाँ पे अंदर 110 और ये 220 मीटर। परिमाप जो है मीटर में आएगा। इसी सवाल को बढ़ाया जा सकता है कि नेहा अपने विद्यालय के फील्ड के 3 चक्कर लगाना चाहती है। देखिए एक चक्कर का क्या मतलब है, एक चक्कर का मतलब होता है परिमाप, एक ही चक्कर तो जोड़े हैं, तो 3 चक्कर में क्या होगा, 3 चक्कर अगर करना हो तो परिमाप में 3 का गुणा कर देंगे, और नेहा को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 660 मीटर। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब कहा जाए, अब क्षेत्रफल पे आते हैं। कहा जाए कि भाई अब इस फील्ड का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 60 × 50 = 3000 मीटर स्क्वायर, 5 × 6 = 30, ठीक है ना। अच्छा, एक खास तरह का सवाल जो है हर साल आपकी परीक्षा में आता है। मेरे पास देखिए पेपर है, ये लगभग माने हर साल आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहीं पर बता दूं। प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, देखिए ये पेपर है, 0.5 हेक्टेयर है। ये 0.5 वाला जो है कई बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा ये अलर्ट रहना जरूरी है।
ये क्षेत्रफल दिया है, एरिया बराबर, यही आयताकार मैदान है। इस मैदान की एक भुजा मान लीजिए, लंबाई ही मान लीजिए 125 मीटर है। पहली वाली भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा बताइए। दूसरी भुजा बतानी है, x मान लीजिए x मीटर। अब पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है, तो यहाँ जान लीजिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हेक्टो प्लस एयर। एक एयर में, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिए। गणित के वीडियो को पिक्चर टाइम मत देखिएगा, कॉपी कलम के साथ साथ लिखते रहिएगा और याद भी करते रहिएगा। एक एयर का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर, ये सूत्र है। और एक हेक्टो का मतलब होता है, हेक्टे एयर का मतलब, हेक्टे एयर, हेक्टो का मतलब ही होता है 100, तो 100 तो वैसे ही हुआ। एक हेक्टे एयर का मतलब 100 एयर, और एक एयर में 100 वर्ग मीटर हैं, तो 100 एयर में 100 × 100 मीटर स्क्वायर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लीजिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि बताए नहीं थे। आगे देखिए, अब ये जो असली सवाल है यहाँ पे आते हैं। एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 0.5 हेक्टेयर है। तो आपने अभी देखा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हुआ। चूंकि ये इस साइड में मीटर है तो मात्रक बराबर होने चाहिए। दूसरी वाली भुजा को x लिख देते हैं और इसका करेंगे तो 5, 1, 2, 3, 4 0, चूँकि दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव, 125 नीचे जाएगा, यहाँ आया बराबर x। इसको काटेंगे तो 125 का पहाड़ा 4 बार में x बराबर 40 मीटर उत्तर आएगा। अगला सवाल देखिए, ऐसे भी आता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 117 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 13 मीटर है, तो चौड़ाई बताइए। ठीक है ना, चौड़ाई को चाहे तो x लिख सकते हैं। सूत्र वही है, a बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। a की जगह पर 117 है, l की जगह पर 13 है, b की जगह पे चाहे तो b ही रहने दें, चाहे x भी लिख सकते हैं। तो b बराबर 117/13 काट लेंगे, ये 9 मीटर आएगा। मात्रक बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो इस तरह के भी सवाल परीक्षाओं में आते हैं। आइए देखते हैं कि दरी की लंबाई और टाइल्स कितने लगेंगे फर्श पे। ऐसे सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है, इसके लिए मैंने एक सवाल लिया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो फर्श पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए ये कमरा है, 15 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, इस पर दरी बिछानी है जिसकी चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर दी गई है। दरी की चौड़ाई का मतलब ये है कि आप बाज़ार में जाते हैं और दरी खरीदने, तो आप देखते हैं कि लपेट के रखा रहता है, तो हम मांगते हैं कि 50 मीटर दे दीजिए, 100 मीटर दे दीजिए, यानी कि लंबाई के हिसाब से उसका रेट तय रहता है। तो दरी की कितना लंबा दरी हमको खरीदना पड़ेगा कि कमरा पूरा का पूरा क्या हो जाए, ढक जाए, ये फर्श जो है ढक जाए। तो दरी मान लीजिए यहाँ ये दरी की लंबाई खूब ज़्यादा होगी और इसको काट काट के ऐसे फर्श पे क्या करना है, बिछाते जाना है। एक राउंड बिछा, ये दूसरा राउंड बिछा, तीसरा राउंड, ऐसे पूरा पूरा बिछ जाएगा। तो देख रहे हैं कि दरी का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि दरी जो है पूरा पूरा फर्श पे ढक ले रहा है। तो दरी का क्षेत्रफल, अब दरी की लंबाई तो मालूम है नहीं x, और दरी की चौड़ाई है 50, दरी भी तो आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन ये चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसे मीटर में बदलेंगे। और 15 मीटर फर्श का लंबाई और चौड़ाई है 10 मीटर। अब यहाँ से मालूम चल जाएगा कि हमें कितने, ये 100 जो है इधर जाएगा, कितने मीटर लंबी दरी
खरीदनी होगी। 50 से काट लेंगे 2 यानी 15 दूनी 30, 300 मीटर लंबी दरी हमें खरीदनी होगी। अब दिया है कि 1 मीटर प्रति मीटर माने 1 मीटर, 1 मीटर दरी का खर्च है 12 रुपये, तो 300 मीटर का निकालना है तो गुणा कर देंगे 12 तिहाई 36, 00, 3,600 रुपये दरी बिछवाने का खर्चा आएगा। इसी तरह से देखिए अगला सवाल क्या है कि फर्श पे टाइल्स लगवाने हैं। फर्श पर 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कितने टाइल्स लगेंगे। सेम सवाल है जैसे पहले वाला है। टाइल्स लगवाने का मतलब कि ये 30 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार ऐसे टाइल्स लगवाने हैं, तो कितने टाइल्स लगेंगे। तो फिर वही बात, पूरे टाइल्स को सटा के लगाते हैं हम लोग, तो पूरे टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये तो मालूम नहीं है कि कितने टाइल्स हैं, तो मान लीजिए n टाइल्स हैं और एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, टोटल टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें गुणा करेंगे और बराबर है फर्श का क्षेत्रफल। कितने टाइल्स लगेंगे n, एक टाइल का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, 30 सेंटीमीटर है 100 से भाग देना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, और 15 लंबाई है और 10 चौड़ाई है। इसे हल करके आप n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मालूम चल जाएगा कि कितने टाइल्स लगेंगे। इसके अलावा आपकी परीक्षा में रास्ते के क्षेत्रफल पर सवाल आते हैं। किसी पार्क के किनारे किनारे रास्ता है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, बीच से रास्ता जा रहा है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो इस पर एक अलग से पूरा वीडियो मैंने बहुत ही सुंदर बना रखा है और आप लोग देखते भी हैं जो लोग। हम लोग अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई सूत्र हैं। ये सवाल के ऊपर है और इसके ऊपर है कि त्रिभुज का क्या चीज़ हमें दिया गया है। यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हो, ये ऊंचाई है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाते हैं आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। जैसे एक सवाल है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो, तो क्या करेंगे, आधार 8 गुणे 6 बटा 2, 8 6 48 बटा 2 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी सवाल का उल्टा भी आता है। उल्टा का मतलब क्या है, ऐसे देता है, ये बहुत बार पूछा गया है 1 नंबर में, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आधार 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई बताइए, ठीक है ना। फार्मूला क्या लगाएंगे, आधार क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। एरिया है 48, 48 जगह पे 48 लिखेंगे, आधार की जगह पे 8 लिखेंगे, ऊंचाई की जगह पे x लिख सकते हैं, ये 2। x बराबर होगा ये 48, उधर ये 2 के बगल में ये गुणा हुआ, 2 का 48 के बगल में गया 8, 8 6 48 यानी ऊंचाई हुई 12 सेंटीमीटर। ये कई बार आया हुआ इस तरह का। देखिए एक खास तरह का त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके पहले जो फार्मूला पढ़ा गया है वो भी काम करेगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज की अगर यदि भुजाएं दी हुई हैं, जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लीजिए ए ए ए, और कोण भी बराबर होते हैं, तो केवल अगर भुजा मालूम हो और ऊंचाई न मालूम हो तो इसका लिए सूत्र है समबाहु त्रिभुज के लिए, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है इस पर। कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। जैसे कहा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करेंगे, कर्णी में 3/4 गुणे 8 गुणे 8 और इसको काट लेंगे, 8 28 64, ये 16 और 16 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का
उल्टा भी आता है। उल्टा का क्या मतलब है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा बताइए। भुजा पूछा जाएगा, उल्टा हो गया सवाल। और समबाहु त्रिभुज है तो भैया सूत्र करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग। भुजा की जगह पे 9 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3/4 और गुणे, अब भुजा तो मालूम ही नहीं है, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटा, ए स्क्वायर बराबर ये 4 तिरछा जाएगा, 9 चौको 36 और ए 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर। उत्तर भुजा आ गई। एक और सवाल जो है स्टूडेंट बहुत पूछते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई, ये 2 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, तो भुजा निकालने के लिए ये ऊंचाई वाला जो लाइन है ये वाला, ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। भुजा को हम मान लेते हैं 2x। 2x मानने से ये फायदा होगा कि ये आधा पोर्शन होगा x, ये वाला भी 2x होगा, ये वाला भी 2x होगा, लेकिन ये होगा x। हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हम इस भुजा की लंबाई निकालेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा, कर्ण का वर्ग यानी 2x का वर्ग बराबर ये ऊंचाई और ये आधार x का वर्ग प्लस ऊंचाई 2 करड़ी में 3 का वर्ग, ये आया। 2x का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर जाएगा और यहाँ 4 करड़ी ऐसे ही छोड़े रहिए तब भी हो जाएगा, 2 करड़ी में 3 का वर्ग, ये 3x स्क्वायर बराबर 2 करड़ी में 3 का वर्ग। इतना करने के बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालते हैं, तो 3 का वर्गमूल करड़ी में ये ऐसे हो जाएगा और ये यूं हो जाएगा। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटेगा, x बराबर 2 आया। लेकिन भुजा क्या है, 2x है, तो भुजा 2x हो जाएगी 2 गुणे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही भुजा आई, एरिया का फार्मूला लगा देंगे, a बराबर करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग यानी 4 का वर्ग, तो करड़ी में 3/4 गुणे 4 कट जाएगा, उत्तर आया 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सवाल है जिसे काफ़ी दिनों से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेज रहे हैं और मुझे बताना कई बार बता चुका कि एक तार को मोड़ के वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। फिर तार को खोल के एक आयत बनाया गया है जिसकी लंबाई 16 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। स्टूडेंट्स के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा या परिमाप बराबर होगा। तो परिमाप बराबर होगा। परिमाप इसलिए बराबर होगा कि ये जो काला काला है यही तो तार है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको परिमाप ही तो बोलते हैं। और फिर इस तार को क्या किया गया होगा, खोल दिया गया होगा, और खोल के फिर मोड़ मोड़ के क्या बनाया गया है, ये आयत बना दिया गया। यानी कि वर्ग और आयत का परिमाप ये काला वाला बराबर होगा। तो पहले तो देखा जाए कि कितना तार लगा था, उसकी लंबाई या एक भुजा की लंबाई कितनी है। तो ये क्षेत्रफल दिया है वर्ग का। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 144 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर हुआ 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 12 मीटर। ये 12 मीटर तो भुजा का वर्ग हुआ, लेकिन वास्तव में कितना तार लगा, तो परिमाप के बराबर लगा। P बराबर 4 गुणे भुजा। देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ये परिमाप आया 48, यानी जो ये तार है टोटल, इसकी लंबाई आई 48 मीटर। यही तार जो है मोड़ के अब आयत बना दिया गया, यानी अब आयत के जो परिमाप है वो भी 48 है। P बराबर 2
आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे, ये 48 बराबर 2, लंबाई 16, ये कटा, ये नीचे जाएगा भाग होगा तो 24, 16 घटेगा बराबर b, चौड़ाई आई 8 मीटर। बहुत बढ़िया सवाल है। पिछले साल के पेपर में एक सवाल आया है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 दिया हुआ है। कैसे लगाएंगे? भुजा दी हुई है तो भाई अब एरिया का फार्मूला तो ले दे के यही है कि भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग कर देंगे 3x + 17 का वर्ग। ये देखिए यहाँ पे क्या आया है, a + b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माने 3x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ab, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 17 है और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ हल करते जाएंगे सावधानी पूर्वक। 3x स्क्वायर 3 दूनी 6 और 17 में 6 का गुणा करेंगे, 17 गुणे 6x और 17 का स्क्वायर होगा 289। तो 9x स्क्वायर और 17 छक्के 102x + 289। ये तो क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी हो यूनिट स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि x बराबर -3 रखिए, तो रख देंगे 9x की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस 102 -3 + 289 और इसको हल करेंगे तो इसको करने के बाद उत्तर आएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये परिमाप और क्षेत्रफल खत्म हो गया। अगला चैप्टर है आयतन और धारिता। आयतन का क्या मतलब है, जैसा कि हम लोग क्षेत्रफल वाले सवाल में पढ़े थे। देखिए ये इस टीएलएम को देखिए, ये ईंट जैसी या डस्टर जो होता है उस तरह की आकृति है। ये देखिए ये वाला हिस्सा अगर देखें तो हमने क्षेत्रफल इसका निकाला है, ये आयताकार है, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला है। इसको घुमा दें तो ये हिस्सा जो आ रहा है ये वर्गाकार है, जैसे कि ये हमने पढ़ा था ना लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें ये देखा गया था कि ये कितना फैला हुआ है तो उसे क्षेत्रफल कहते थे। लेकिन अब इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये कितना जगह घेरे है, ये हवा में कितना जगह घेरे हुए है, इसी को उसका आयतन बोलते हैं। यानी कोई वस्तु कितना जगह घेरे है उसी को उसका आयतन बोला जाता है। धारिता का मतलब ये है कि कोई बर्तन है उसमें कितना द्रव अट सकता है, समा सकता है, वही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। तो इस तरह की आकृति को देखिएगा, ऐसे बना है ना, ये देखिए एक आयत है, देखिए इसको बनाना भी सीख लीजिए। एक आयत बना लेते हैं और बीच में एक और आयत बना लेते हैं और कोना जो है मिला देते हैं। देख रहे हैं ना कितना शानदार बना। इसे बोलते हैं घनाभ। जैसे ईंट हुआ, डस्टर हुआ, किताब हुआ, ये सब घनाभ हैं। और इसी तरह यदि वर्ग से बने, ये देखिए वर्ग है, वर्ग के बीच वाले पॉइंट से थोड़ा सा माने इस तरह से बने तो इसे बोलते हैं घन। इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कोई एक जो है थोड़ा सा कम बेसी हो जाए। और घन में क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होते हैं। जैसे लूडो की गोटी को घन बोलते हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए अभी जैसे क्षेत्रफल में समझे थे, यहाँ भी मात्रक होगा, मान लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का भी गुणा होगा तो मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर। 3 बार गुणा होगा ना तो क्यूब। यानी घनाभ हो चाहे घन माने आयतन जब निकलेगा
तो मात्रक में घन लग जाएगा, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर घन, दोनों भी लिख सकते हैं। इसी तरह घन के आयतन का सूत्र होता है V माने वॉल्यूम बराबर भुजा का घन। ये भुजा होगी, जो भी साइड होगा इसे घन बोलते हैं। यहीं पे समझ लीजिए कि ये जो आकृति है घनाभ, चाहे घन, ये घनाभ है। ये जो दीवारें हैं इसको फलक बोलते हैं। आप खुद बताइए कितनी फलकें हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो घनाभ में चाहे घन में भी फलक होती हैं 6, नोट करते चलिएगा। इसके बाद ये जो 2 फलकें मिल रही हैं इनको बोलते हैं कोर। अब कोर कितने हैं, कोर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके गिनिए आप, तो गिनेंगे तो आएगा 12 कोर। घन में और घनाभ में कुल 12 कोर होते हैं। और जो ये कोने हैं 1 2, ये जो कोने हैं ना 3 4 5 6 7 8 शीर्ष, ये शीर्ष कहलाते हैं, कोनों को शीर्ष बोलते हैं। ये परीक्षा में कभी आता है कि घनाभ में कितनी फलकें हैं, कितने कोर हैं, कितने शीर्ष हैं। पिछले साल एक सवाल आया हुआ है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है और उस पर वर्षा हो रही है, और वर्षा जो है केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है ऊंचाई। अब देखिए मैदान हो, कोई फील्ड हो, और इस पर जब वर्षा होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा उठेगा कि नहीं। जब ऊंचा उठेगा तो इस तरह की आकृति बनेगी, यानी घनाभ बन जाएगा। घनाभ जो फील्ड जो है घनाभ का रूप ले लेगा, जिसकी लंबाई 30, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है तो सारे यूनिट्स मीटर में होने चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि मैदान में कितने लीटर पानी गिरा। समझ लीजिए, एक सवाल कई बार पूछा गया है कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। और 1 घन मीटर में, ये भी कई बार आया है बहुविकल्पी में, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि 1 मीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की टंकी में कितने लीटर पानी अटेगा। वही सवाल है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी अटेगा। तो इसको आप गौर फरमाए रहेंगे। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है कि कितना पानी गिरा है, कितने लीटर। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 15 मीटर गुणे 30 मीटर गुणे ये तो 15 हल करने पे 22.50 घन मीटर आएगा। लेकिन पूछा गया कि लीटर में कितना आएगा, तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर। तो 22.50 में क्या करेंगे कि 1000 का गुणा कर देंगे और ये लीटर में आ जाएगा। गुणा करने पे क्या होगा, 22.50 में 1 2 3 0 लगाएंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इतना लीटर पानी गिरा है। पिछले हल का एक सवाल है कि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। घन की भुजा बताइए। भुजा का फार्मूला होता है a क्यूब 27 और यहाँ पे a का क्यूब। अब इधर भी क्यूब के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, a का क्यूब। देखिए आधार बराबर है तो, और ये घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। तो a बराबर 3 सेंटीमीटर। लोग समरूप और सर्वांगसम पर पढ़ेंगे। इस पर बहुत ही बढ़िया वीडियो दोनों पर अलग अलग मैंने बना रखा है जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। आप लोग देख लीजिएगा विस्तार से। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। समरूप का मतलब होता है कि जब त्रिभुज जो है रूप एक जैसा हो, ये बड़ा छोटा हो सकते हैं। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि एकदम बराबर बराबर हो, साइज भी बराबर हो और सारी भुजाएं भी बराबर हों और कोण भी बराबर हों। जब सर्वांगसम होते हैं तो सभी अंग समान होते हैं और सर्वांगसम का निशान होता है इस तरह से।
समरूप का निशान क्या होता है, ये है। देखिए इसमें बराबर का चिन्ह भी है और समरूप का भी निशान लगा हुआ है, यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी अपने आप हैं। ये एक सवाल सर्वांगसम वाला पेपर में आया हुआ है कि त्रिभुज है ABC त्रिभुज है और ABD त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BD, AC और BD ये सिंगल वाला आपस में बराबर है, और BC बराबर AD, BC ये डबल वाला डबल के बराबर है। तो ये उसमें लिखना है कि त्रिभुज सर्वांगसम तो हैं, लेकिन किस तरह से उसको सही सही लिखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें तीसरी जो भुजा है AB कॉमन है, यानी AB बराबर AB। हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज में कि S क्राइटेरिया, तीनों भुजाएं यदि बराबर हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो लिखेंगे ये कैसे लिखते हैं, पहले वाले त्रिभुज को तो हम लिख देंगे ABC। अब सर्वांगसम के लिए जरूरी है, हम जानते हैं कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ए हमने पहले लिखा है तो दूसरे त्रिभुज के ए के बराबर वाला कोण ही हमें लिखना पड़ेगा। तो ए के बराबर कौन सा कोण है, कैसे मालूम चलेगा, ABC ये वाला कोण है, ये BC भुजा के सामने है। तो BC के बराबर कौन सी भुजा दूसरे त्रिभुज में है, दूसरा त्रिभुज है ABD, ये डबल लाइन, यानी AD के सामने जो भुजा है वही कोण A के बराबर होगा, यानी यहाँ पहले लिखेंगे B। इसी तरह देखेंगे कोण B किसके बराबर है, पहले वाले त्रिभुज में। तो कोण B पहले वाले त्रिभुज में केवल इतना हिस्सा है, ये बराबर है AC के और AC बराबर है BD के। तो BD को देखिए और BD के सामने का कोण है A, समझ में आ रहा होगा। और तीसरी भुजा जो बच गई वो D होगी ही, C के बराबर D, वो अपने आप हो जाएगी। ऐसे लिखेंगे, ये क्रम है। समरूप पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। समरूप की जो भुजाएं, कोण तो बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के कोण संगत रूप में आपस में बराबर होते हैं, लेकिन भुजाएं जो हैं अनुपात में होती हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, इसको देखिए देखने में एक जैसे हैं लेकिन बड़े छोटे हैं, ये भी समरूप हैं। कभी कभी ऐसे भी सवाल आता है, देखिएगा ये सब समरूप हैं, देखने में एक जैसे हैं, बड़े छोटे हैं, अलग अलग हैं, एक ही में हैं। तो इस पर के सवाल कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का हो, ये वाला अंदर वाला। तो बताइए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी होगी। तो यहाँ से समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में होती हैं, अनुपात में होती हैं। यानी यहाँ से देखिए ये आधी है तो बाकी भुजाएं भी आधी आधी ही होंगी। 7 का आधा ये होगा 3.5 सेंटीमीटर का, और ये 8 का आधा ये 4 सेंटीमीटर का होगा। वीडियो जो है उसको विधिवत देख लीजिएगा, दोनों का कैसे लिखते हैं आराम से समझाया गया है, क्योंकि अब डिटेल में समझाने पर यही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इस वाले को, व्यंजकों का गुणनफल पर आधारित एक सवाल। ऐसे सवाल कैसे आते हैं, एक विकास खंड में 2x+4 विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में 5x-3 बालिकाएं हैं, तो कुल कितनी बालिकाएं हैं। विकास खंड हो 50 और प्रत्येक में 4 बालिका हो तो कैसे निकालते हैं, गुणा ही तो करते हैं। तो यही काम यहाँ कर लेना है। कुल बालिकाएं हो जाएंगी 2x+4, ये विद्यालय की संख्या, और प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं की संख्या का गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं, ये व्यंजकों का गुणा है। पहले वाले पद को, ये 2 पद हैं, ये एक पद 2 पद जो है प्लस और माइनस से अलग होते हैं। यहाँ भी 2 पद हैं, पहला पद है 5x और दूसरा पद है -3। गुणा करेंगे 2x जाएगा और इनसे मुकाबला करेगा बारी बारी से। 2x का 5x से गुणा होगा तो अंकों संख्याओं का संख्याओं से गुणा, 5 दूनी 10, और अक्षरों का अक्षरों से, x और x स्क्वायर। फिर ये जाएगा -3 से भी मुकाबला करेगा, 3 दूनी 6, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, आपस में गुणा होगा तो माइनस, और 3 दूनी 6 के बाद x।
फिर ये अब इसका काम खत्म हो गया, दोनों लोगों से मुकाबला कर चुका। तो अब ये जाएगा 4 से 4 जाएगा 5x, तो 5 चौको 20x गुणा होगा, मुकाबला का मतलब गुणा है, समझने के लिए बोला जा रहा है ऐसा। और -12, 4 तिहाई 12, ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे, 10x स्क्वायर और ये 20x है, उसमें से 6x घटाना है तो 14x और -12, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें आगे कह सकता है कि भाई x बराबर 2 रख के हल करिए, तो x बराबर 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 14 गुणे 2 -12, 2 ये 40 प्लस 28 और -12, इसे हल कर लीजिएगा। वार्ता बंटन और आयत चित्र, इस पर हाल ही में मैंने बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है और आप लोगों ने देखा भी है। आयत चित्र का मतलब है कि एक चित्र इस टाइप के हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे रहता है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें मैंने सवाल भी दे रखे हैं। प्रश्न इस टाइप के रहते हैं, हिंट में दे देता हूँ। यहाँ कुछ ऐसे बनाया रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप के रहेंगे। और ये यहाँ लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, और यहाँ रहेगा बारंबारता 5, 10, 7 ऐसे। तो क्या करते हैं कि बराबर बराबर दूरी पे इस पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ 0 लिखते हैं, इसको x एक्सिस लिखते हैं, इसको y एक्सिस लिखते हैं। 10, 20, 30, देखिए 0 से 10, 10 से 20, इसी को उतार देते हैं। पैमाना लिखते हैं। वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में भी मैंने डाला है। उसके बाद इस पर जो है बारंबारता बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाते हैं, और कुछ पैमाना मान लेते हैं y एक्सिस पे क्या है, उसी हिसाब से मान लीजिए कि ये 5 का निशान है, ये 10 का निशान है। तो 0 से 10, ये 0 से 10 ये है, यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देते हैं। 5 की ऊंचाई तक का एक आयत बना लेते हैं। 10 से 20, 10 से 20 वाले आयत की ऊंचाई होगी ऐसे। 20 से 30, ये 20, ये 30, और ऊंचाई होगी 7, तो 7 यहाँ पे आएगा और ऐसे। ये चित्र जो है, चूंकि इसमें आयत बने हुए हैं और विशेषता ये कि सटे सटे रहेंगे आयत, तो इन्हें ही बोलते हैं आयत चित्र। और ये है बारंबारता बंटन। बारंबारता को सारणी के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया। दोनों वीडियो देख लीजिएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों पर भी है और वर्गीकृत आंकड़ों पर भी है। अब समीकरण और सर्वसमीकरण, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि समीकरण क्या है, सर्वसमीकरण क्या है। बहुत अच्छा वीडियो है हमारा, उसको आप देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। यहाँ संक्षेप में बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 5x प्लस, या छोटा लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 7। ये देखिए x की जगह पे जब रहेगा तो 5 ही रहेगा, तभी 5 और 2 मिलके 7 होंगे। माने इस प्रश्न का उत्तर है x बराबर 5। 5 के अलावा कोई उत्तर इसका नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह का अगर कुछ लिखा रहे, आप जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि a की जगह पे चाहे जो मन करे वो लिख लीजिए, b की जगह पे जो मन करे वो लिख लीजिए, और ये समीकरण टाइप जो लिखा है वो सही है। इसे बोलते हैं सर्व समीका। सर्व माने सभी के लिए, और समीका माने बराबर, जो सबके लिए बराबर हो वो सर्व समीका है, और जो कुछ खास मान के लिए बराबर हो वो समीकरण है। यही अंतर है। तो पहले कुछ समीकरण के प्रश्न ये देखिए, एक बार आया हुआ है, आप लोग बहुत परेशान हैं। कैसे हल करते हैं, आपको तरीका मालूम है कि जो अचर राशि है उस वाले पद को बाएं साइड में, इस साइड में लाते हैं नियम के अनुसार। 1.5 अपनी जगह पे यहाँ या लिखते हैं, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वाले 7 को धक्का मार के या ट्रांसफर करके उधर ले जाएंगे। 1.5 माने 1.5 है, 1.5 में से आधा y निकालेंगे तो 1y यानी y, और ये 7। उत्तर हो गया। देख लिए 2 ही लाइन में आ गया हमारा, तो देख रहे हैं ना। इसी तरह एक प्रश्न और आता है कि 2 संख्याओं का योग 24 है। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। ऐसे प्रश्नों पर भी मैंने संख्याओं वाला बहुत आसान है। पहले तो समीकरण बनाएंगे, तो मान लेंगे पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या। इसमें ये हमने बोल दिया है, चूंकि अब मुंह से निकल गया है, तो उसी के अनुसार करते हैं। पहली दूसरी की 2 गुनी, ठीक है ना।
तो दूसरी को मान लें x, तो पहली हो जाएगी 2x। यदि दूसरी पहले की दोगुनी हुई होती तो इसको x मानते और इसको 2x करना पड़ता। दोनों का योग 24 है, यानी 2x प्लस x बराबर 24 समीकरण बन गया। और इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 3x बराबर 24 और x बराबर 24/3 यानी 8। देखिए एक संख्या 8 है तो दूसरी 16 होगी दोगुनी, और 8 और 16 का योग 24 हो गया। अब सर्वसमीका के सवाल कुछ ऐसे खास हैं जो हमेशा परीक्षा में आते हैं, तो उनको हम लोग हल करेंगे। इसके लिए आपको सर्वसमीकाएं याद रखनी पड़ेंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पर आते हैं। तो किताब से देख के सर्वसमीकाओं का थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। आइए मैं कुछ सवाल लगा देता हूँ। x प्लस 1/x बराबर 10/3। यहाँ 10/3 की जगह पे एक सवाल आया था 5 था, एक बार आया था यहाँ 2 था। मैंने जानबूझ के कठिन लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए मेरे पास कुछ ऐसा ट्रिक है कि मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। उत्तर आना चाहिए 100/9 - 2, ये जाएगा इधर, लघुत्तम आएगा 18। इसका उत्तर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। अब कैसे आया है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले कैसे हल करेंगे आप लोग। देखिए x² प्लस 1/x² है, ये x प्लस 1/x है। ऐसे सवालों में देखते हैं यहाँ प्लस है कि माइनस है। यहाँ जो है वही यहाँ पे रहेगा तभी लगेगा। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे खट से। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये वाले सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिएगा ये हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिएगा हम ऐसे लिख रहे हैं जानबूझ के, हालांकि ये क्रम गड़बड़ है, ये बीच में आना चाहिए, लेकिन लिख दे रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, a² b², a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है, a प्लस b और x² प्लस 1/, देखिए a² और b² यहाँ दिखने लगे। इसको फैलाएंगे सूत्र की सहायता से, तो x² प्लस 1/a² प्लस b² प्लस 2ab। ये प्रश्न इस तरह से दिया रहेगा कि यहाँ कट जाएगा, ये जानबूझ के x है तो यहाँ 1/x है। देखिए कितना काम आसान हो गया। अब देखिए यहाँ के, देखिए x/1/x पहले ही दिया गया है 10/3, उसका कर देंगे स्क्वायर, और x² प्लस 1/x², और यहाँ 2 है। देखिए हम यहाँ लिखे थे, तो x² प्लस 1/x², ये 100, 3 तिहाई 9, और ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। लघुत्तम यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 100 में से घटाएंगे तो 82/9। इस तरह से हल किया जाता है। मैं कैसे जान गया था, इस तरह का कोई भी सवाल हो, है ना, और यहाँ यदि k है तो ट्रिक ये है कि इसका उत्तर आएगा k² - 2। लेकिन आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पूरा हल करना है। बहुत सारे प्रशिक्षु जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किए रहते हैं, तो आपको ट्रिक से नहीं लगाना है कि प्रश्न देखते उत्तर लिख देंगे तो 2 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर मिलेगा। आपको पूरा विधिवत लिखना है, ये विधि लगानी है, ये वाली नहीं। अगला सवाल देखिए एक ये वाला सवाल है, x प्लस 1/x बराबर 10/3, ये क्यूब वाला है, x³ प्लस 1/x का क्यूब है। तो क्यूब वाला सवाल लगाएंगे, वो सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला, माइनस होता तो माइनस वाला लगाते। ये सूत्र होता है, आपको थोड़ा सा कंठस्थ करना पड़ेगा। a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x हम रखेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि फिर पहले वाले सवाल की तरह ये कट जाएगा। x प्लस 1/x का क्यूब, ये देखिए 10/3 का क्यूब। आज यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है वो आ चुका है,
ये अपने आप कट जाएगा +3 और देखिए फिर यहाँ भी मान रखना पड़ेगा 10/3 और फिर ये 3 से 3 कट गया, वो सेट करके दिया गया रहता है। तो x³ + 1/x³ आ जाएगा 1000, 3 × 9 = 27 और -10। 1000 यहाँ लिखते हैं, हो सकता है ये तिरछा गुणा होगा तो 1000 में से 270 घटेगा 27, आ जाएगा 730/27 आंसर। अब एक लास्ट सवाल और प्रश्न है, यदि x + y + z = 12, x² + y² + z² = 64, तो xy + yz + zx का मान ज्ञात करिए। ये इस सर्वसमीका पर आधारित है। यह x + y + z का स्क्वायर होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy yz zx, सारी बातें इसमें वैल्यू दी हुई है। x + y + z माने 12 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का है 64 दिया गया है, 2 अपनी जगह पे रहेगा और ये चीज़ जो पूछी जा रही है आ रही है। तो 12 का स्क्वायर 144, 64 इधर जाएगा और ये उसके बाद ये 2 जो है नीचे आएगा। तो ये जो पूछा जा रहा है इतना लंबा सा, तो इसको हल कर लीजिएगा। 144 में से 64 0, ठीक है ना, ये आना चाहिए, ये कटेगा तो उत्तर आ जाएगा क्या चीज़ 40। अभ्यास के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, तो उनको जरूर लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा।